Let's get started. जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डीके। तो आप सभी दोस्तों का सोल्जर फिजिकल एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज अपने बात करने वाले हैं विश्व भूगोल के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अक्षांश व देशांतर के बारे में। और भूगोल का टॉपिक कर रहे हैं, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि विश्व में भूगोल के जनक कौन है। तो हेकेटियस कौन है? हेकेटियस। और अक्षांश व देशांतर के बारे में सर्वप्रथम जो बताया था वो किसने बताया था? इरेटोस्थेनीज। किसने? इरेटोस्थेनीज। तो बात करें दोस्तों विश्व भूगोल के जनक, कौन है? हेकेटियस। हेकेटियस। आगे बात करें अक्षांश व देशांतर के बारे में। सर्वप्रथम बताया तो इरेटोस्थेनीज। किसने बताया था? इरेटोस्थेनीज। तो मैंने आपको बताया है कि विश्व भूगोल के जनक कौन है? हेकेटियस। अक्षांश व देशांतर के बारे में सर्वप्रथम जो बताया था वो किसने बताया था? इरेटोस्थेनीज ने। तो अक्षांश व देशांतर के बारे में पढ़ने से पहले आपको दोस्तों ग्लोब के बारे में पता होना चाहिए। तो बात करें दोस्तों ग्लोब के बारे में अपने, तो ग्लोब का जो शाब्दिक अर्थ होता है यानी विश्व का प्रतिरूप, क्या होता है? विश्व का प्रतिरूप। तो ग्लोब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विश्व का प्रतिरूप यानी विश्व का रूप या मानचित्र कह सकते हैं, या दोस्तों इसे अपने कह सकते हैं कि विश्व के अध्ययन को सरल बनाने के लिए ग्लोब बनाया गया। क्या है? विश्व के अध्ययन को सरल बनाने के लिए ग्लोब का अध्ययन किया गया या ग्लोब बनाया गया। तो सर्वप्रथम जो ग्लोब बनाया था वो एक जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था मार्टिन बेहेम। क्या नाम था? जर्मनी के भूगोलवेत्ता मार्टिन बेहेम। कौन थे? जर्मनी के भूगोलवेत्ता मार्टिन बेहेम। और दोस्तों ये जो मार्टिन बेहेम है, इन्होंने कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सिद्धांत के आधार पर ग्लोब बनाया। क्या है? कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सिद्धांत के आधार पर क्या है? ग्लोब बनाया दोस्तों। और सूर्य केंद्रित क्या होता है दोस्तों? सूर्य केंद्रित। तो सूर्य केंद्रित क्या होता है? सौरमंडल के बीच में सूर्य है और ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या है? सौरमंडल के बीच में सूर्य है और ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे क्या बोलते हैं अपने? सूर्य केंद्रित। तो आगे दोस्तों बात करें अपने सर्वप्रथम अक्षांश के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? अक्षांश के बारे में पढ़ते हैं। अक्षांश। तो दोस्तों अक्षांश को समझने के लिए पहले अपने ग्लोब बनाते हैं। क्या है? अक्षांश को समझने के लिए पहले अपने ग्लोब बनाते हैं। तो अक्षांश की जो वास्तविक या जो भौगोलिक परिभाषा है उनके बारे में अपने देखते हैं। तो पृथ्वी की सतह के समांतर, पृथ्वी की सतह के समांतर पृथ्वी के केंद्र से समान कोण बनाने वाली रेखाओं को समान
कोण समान कोण बनाने वाली रेखाओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं दोस्तों? अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश। तो मैंने आपको बताया है दोस्तों कि अक्षांश की जो वास्तविक जो भौगोलिक परिभाषा है उसके बारे में चर्चा की है कि पृथ्वी की सतह के समांतर पृथ्वी के केंद्र से समान कोण बनाने वाली रेखाओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या बोला जाता है दोस्तों? अक्षांश। क्या बोला जाता है? अक्षांश। तो दोस्तों ये पृथ्वी का केंद्र है। क्या है? पृथ्वी का केंद्र है। तो पृथ्वी की सतह के समांतर, तो ये क्या है दोस्तों? पृथ्वी की सतह है। क्या ये पृथ्वी की सतह है? तो पृथ्वी की सतह के समांतर पृथ्वी के केंद्र से, ये क्या है? केंद्र, केंद्र से समान कोण बनाने वाली, क्या है दोस्तों? ये समान कोण बना रही है। समान कोण बनाने वाली रेखाओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, तो मिलाने वाली ये दोस्तों क्या है? काल्पनिक रेखा। क्या है? काल्पनिक रेखा। इसी को क्या बोलते हैं? अपने अक्षांश। तो मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी के केंद्र से समान कोण बनाने वाली काल्पनिक मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं दोस्तों? अपने अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश। तो पृथ्वी के केंद्र से समान कोण बनाने वाली रेखाओं को मिलाने वाली रेखा है, ये जो पर मिला रही है ना, इसी को ये अपने क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। तो दोस्तों ये पृथ्वी का केंद्र है। क्या है? पृथ्वी का केंद्र है। और आपको लग रहा होगा कि पृथ्वी के केंद्र से ये जो रेखाएं हैं ये क्या है? अलग अलग कोण बना रही है। जैसे दोस्तों ये रेखा इतना कोण बना रही है, ये इतना, ये इतना, ये इतना और ये इतना कोण बना रही है। तो मैंने आपको बताया है ये पृथ्वी के केंद्र है और आपको लग रहा होगा कि पृथ्वी के केंद्र से ये रेखाएं क्या है? अलग अलग कोण बना रही है। इतना, ये इतना कोण बना रही है, ये इतना कोण बना रही है, ये इतना कोण बना रही है। तो दोस्तों ये क्या है? 2D डायग्राम है। क्या है? 2D डायग्राम है। और इसको समझने के लिए दोस्तों अपने 3D डायग्राम की आवश्यकता होती है, तो यह बोर्ड में बनाना संभव नहीं है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मेरा हाथ है ये पृथ्वी का केंद्र है। क्या है? पृथ्वी का केंद्र है। और ये दो समान कोण बनाने वाली दो रेखाएं हैं। क्या है? केंद्र से समान कोण बनाने वाली दो रेखाएं हैं। इस प्रकार और भी रेखाएं हैं, जैसे साइड होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी। तो दोस्तों ये क्या है? केंद्र से समान कोण बनाने वाली दो रेखाएं हैं। तो दोस्तों ये जैसे दो रेखाएं हैं, इनके बीच में क्या है? ये केंद्र से इतना कोण बना रही है और ये रेखा भी केंद्र से क्या है? इतना कोण बना रही है। इस प्रकार और कई अन्य रेखाएं भी है जो क्या है? समान कोण बना रही है। पृथ्वी केंद्र से क्या है? समान कोण बना रही है। ये इधर है, ये इधर है। तो दोस्तों ये बहुत सारी रेखाएं हैं जो क्या है? पृथ्वी से केंद्र से समान कोण बना रही है। जिस प्रकार मैं एग्जाम्पल के तौर बता देता हूँ, ये जैसे मान लो रेखा केंद्र से 10 डिग्री कोण बना रही है, तो इसी प्रकार ये भी रेखा क्या है? 10 डिग्री बनाएगी। तो इन सभी रेखाओं को ऊपर से मिलाने वाली रेखा है, उसी को क्या बोलते हैं? अपने अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? सभी रेखाओं को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? अपने अक्षांश। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है। तो आगे दोस्तों बात करें अपने तो अक्षांश को विस्तृत रूप में समझने के लिए अपने एक बड़ा ग्लोब बनाते हैं। ये दोस्तों अपने ग्लोब बना दिया और ये पृथ्वी का केंद्र है। क्या है? पृथ्वी या ग्लोब का केंद्र है। तो इसी केंद्र से क्या है? 0 डिग्री समान कोण बनाने वाली
रेखाओं को मिलाने वाली है क्या है रेखा, क्या है इसके अंदर से 0 डिग्री समान कोण बनाने वाली रेखाओं को मिलाने वाली है क्या है रेखा। तो ये रेखा है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इस रेखा से ऊपर का जो भाग है उसे अपने उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और इस रेखा से नीचे का जो भाग है उसे अपने दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। तो यह जो रेखा है पृथ्वी के केंद्र या मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए इस रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा, या इसे विषुवत रेखा, या इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया है ये जो रेखा है ये पृथ्वी के केंद्र या भूमध्य से होकर गुजरती है, इसलिए इस रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो ये जो रेखा है इससे ऊपर जो अक्षांश है वो 90 है, और नीचे भी क्या है दक्षिण गोलार्ध में भी कुल अक्षांश है वो कितने हैं? 90 है। तो ये जो भूमध्य रेखा है इससे ऊपर जो महत्वपूर्ण अक्षांश है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा है? उत्तरी अक्षांश, जिसे क्या कहते हैं? करक रेखा। करक रेखा। तो मैंने आपको बताया है ये जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर महत्वपूर्ण अक्षांश है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे करक रेखा कहा जाता है। इसी प्रकार दक्षिण गोलार्ध के अंदर भी क्या है? भूमध्य रेखा से नीचे महत्वपूर्ण रेखा है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कौन सी? दक्षिणी अक्षांश। और इस रेखा को अपने मकर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर उत्तरी अक्षांश से करक रेखा कहा जाता है, और इसी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से क्या है? करक रेखा से ऊपर महत्वपूर्ण एक और रेखा है, अक्षांश है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे आर्कटिक रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्कटिक रेखा। इसी प्रकार दक्षिण गोलार्ध में भी क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से नीचे और महत्वपूर्ण अक्षांश है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे अपने अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंटार्कटिक रेखा। क्या कहा जाता है? अंटार्कटिक रेखा। तो मैंने आपको बताया है कि भूमध्य रेखा है, इससे ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसे करक रेखा कहा जाता है, और इससे ऊपर क्या है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से आर्कटिक रेखा कहा जाता है। उसी प्रकार इस भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है उसे मकर रेखा कहा जाता है, और इससे नीचे 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है उसे अपने अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। तो कुल अक्षांश की बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको बताया है कि जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर कुल कितने अक्षांश है? 90, और नीचे भी कितने हैं? 90, और एक ही बीच में हो गया भूमध्य रेखा, तो 90 प्लस 1, तो कुल अक्षांश है वो कितने हो गए अपने? 181। कुल अक्षांश 90 प्लस 1 बराबर 181।
तो 90 अक्षांश ऊपर है, 90 नीचे है और एक भूमध्य रेखा होगी। और दोस्तों ये जो 90 अक्षांश है जो अंतिम है ये अक्षांश रेखा के रूप में नहीं होकर एक बिंदु के रूप में है। और उत्तरी गोलार्ध में ये जो बिंदु है इसे अपने उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। उसी प्रकार दक्षिण गोलार्ध में क्या है, इस बिंदु को अपने दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। तो कुल अक्षांश है 90 प्लस 1 तो कितना हो गया? 181। तो कुल अक्षांश रेखाओं के बारे में पूछा जाए दोस्तों तो ध्यान रखना ये जो अंतिम बिंदु है ये एक रेखा के रूप में नहीं होकर एक बिंदु के रूप में है, इसलिए इन दोनों के अपने 181 में 2 माइनस कर देंगे। एक उत्तरी ध्रुव ये बिंदु है और एक दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव ये बिंदु है। तो कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होगी दोस्तों वो अपनी होगी 179। कुल अक्षांश तो कुल अक्षांश रेखाएं दोस्तों वो कितनी होगी अपनी? 179, क्योंकि ये जो बिंदु है वो क्या है, एक बिंदु के रूप में है न कि एक अक्षांश रेखा के रूप में है। इसलिए एक बिंदु ये माइनस कर देंगे और एक बिंदु ये माइनस, तो कुल अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी होगी दोस्तों? 179। और कुल अक्षांश रेखा को सजाए तो कितने होंगे दोस्तों? 181। तो दोस्तों आगे अपने बात करें तो अक्षांश के बारे में कुछ और अपने जानकारी प्राप्त करते हैं। ये अपना ग्लोब बन गया। तो यहाँ पृथ्वी का केंद्र था और ये अपनी भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से ऊपर जो अक्षांश था वो अपने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी अपने नॉर्थ बोल सकते हैं। और इसी प्रकार भूमध्य से रेखा से नीचे अपने 23.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिण अक्षांश। क्या था? दक्षिण अक्षांश। इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव में क्या है, 23.5 डिग्री से ऊपर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ। और इसी प्रकार नीचे क्या है, 23.5 डिग्री नीचे 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश यानी साउथ। और इधर अपने 67.5 है तो लास्ट बिंदु तक था ये अपना हो गया 90 डिग्री नॉर्थ। और इसी प्रकार नीचे ये भी अपना हो गया 90 डिग्री साउथ। तो दोस्तों बात करें अपने तो अक्षांशों का जो प्रयोग है पृथ्वी पर ताप व दाब कटिबंध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इधर लिख देता हूं मैं, अक्षांशों का प्रयोग पृथ्वी पर ताप व दाब कटिबंध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो मैंने आपको बताया है कि अक्षांशों का प्रयोग पृथ्वी पर ताप व दाब कटिबंध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं कटिबंध कैसे ज्ञात किया जाता है। तो भूमध्य रेखा से तो 23.5 डिग्री बीच उत्तरी अक्षांश और नीचे भी इसी प्रकार भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री
दक्षिण अक्षांश। तो इनके मध्य का जो ये क्षेत्र है, इनके मध्य का जो ये क्षेत्र है, ये अपना दोस्तों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कौन सा है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र। कौन सा है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र। और इसी प्रकार के आगे 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये अपना शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध है। क्या है? शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र है। शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र है। और 67.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में उत्तरी अक्षांश और इसी प्रकार नीचे 67.5 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये जो क्षेत्र है शीत कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है ये क्षेत्र? शीत कटिबंध क्षेत्र। तो मैंने आपको बताया है कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र दोस्तों क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसी प्रकार 23.5 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री से 66 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और 66 डिग्री 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और इधर 66 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि दो अक्षांशों की जो बीच की दूरी है वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ये जैसे ये भूमध्य रेखा है और ये भूमध्य रेखा से यहाँ 1 डिग्री है और आगे 2 डिग्री 3 डिग्री, इस प्रकार ये 90 डिग्री तक है। तो ये जो भूमध्य रेखा से 1 डिग्री, इनकी जो बीच की दूरी है दोस्तों वो कितनी होगी? 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी दोस्तों? 111 किलोमीटर। कितनी होगी? 111 किलोमीटर। तो मैंने बताया है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी, यानी ये भूमध्य रेखा है 1 डिग्री, 1 से 2 डिग्री, इनकी जो बीच की दूरी है ये दोस्तों कितनी होगी? दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। कितनी होगी? 111 किलोमीटर। तो दोस्तों अपना जो सूर्य है, ये आपको पता होगा कि ये अपने जो सूर्य है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। तो ज्यादा कहां पड़ता है ये सूर्य? अपने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ये जो बीच का क्षेत्र है, यहाँ के अपने सूर्य पड़ता है। और अपना जो भारत है वो कौन से क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों? तो ध्यान रखना, 23.5 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य अपना भारत कहाँ पड़ता है? यहाँ पड़ता है 23.5 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो भारत अपना यहाँ पड़ता है। तो आगे बात करें दोस्तों, भूमध्य रेखा पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है और इसकी लंबाई सर्वाधिक है। तो ये जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी के केंद्र से गुजर रही है, इसलिए इसकी जो लंबाई है वो क्या? सर्वाधिक। क्योंकि जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेंगे ऊपर तो क्या है? लंबाई कम होती जाएगी। जैसे ये लंबाई कम हो रही है और यहाँ जाके बिल्कुल शून्य बिंदु बढ़ जाता है, तो लंबाई कम होती जाएगी। जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो जो भूमध्य रेखा है इसकी लंबाई क्या होगी? सर्वाधिक। तो भूमध्य रेखा की लंबाई क्या है? सर्वाधिक। तो दोस्तों आगे बात करें अपने
तो आगे अपने देशांतर के बारे में बात करते हैं। देशांतर, तो ये अपने ग्लोब बना दिया और ये केंद्र बिंदु और ये अपने भूमध्य रेखा। तो दोस्तों देशांतर क्या होता है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? देशांतर। क्या कहा जाता है? देशांतर। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देशांतर। तो पहले दोस्तों अपने देशांतर की जो वास्तविक परिभाषा है उसके बारे में देखते हैं। तो देशांतर की जो वास्तविक या जो भौगोलिक परिभाषा है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इनकी जो वास्तविक भौगोलिक परिभाषा है वो क्या है? अक्षांशों के मध्य की कोणीय दूरी को उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? देशांतर। तो देशांतर की जो वास्तविक या जो भौगोलिक परिभाषा है उसके बारे में हमने चर्चा की है कि अक्षांशों के मध्य की कोणीय दूरी को उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या बोला जाता है? देशांतर। तो मैं आपको बता देता हूं कि कोणीय दूरी कैसे बनती है। तो ये देखो दोस्तों, ये भूमध्य रेखा है और ऊपर ये अक्षांश रेखाएं हैं और नीचे भी इसी तरह के अक्षांश रेखाएं हैं और ये अपना केंद्र बिंदु है। तो सभी अक्षांशों की कोणीय दूरी है दोस्तों। जैसे ये क्या है? कोण बना रहा है। इन अक्षांशों के मध्य ये भी कोण बना रहा है, ये कोण, इसी प्रकार इधर भी कोण बना रहा है और इधर भी क्या है? कोण बना रहा है। तो इसी कोणीय दूरी को, जैसे ये दो अक्षांशों के मध्य कोणीय दूरी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो इसी कोणीय दूरी को क्या है? उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा है उसे क्या बोलते हैं? देशांतर। उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली जो ये रेखा है इसे क्या बोलते हैं? अपने देशांतर। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि देशांतर का नाम अक्षांशों के मध्य बने कोण के आधार पर रखा जाता है। तो ये क्या है? ये जो देशांतर रेखा है इन दो अक्षांशों के बीच में क्या है? देशांतर रेखा है और यह क्या है? ये अक्षांशों के मध्य कोण बना रही है। इसी कोण के आधार पर क्या है? देशांतर का नाम रखा जाता है। तो आगे दोस्तों देशांतर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। ये बढ़िया दोस्तों, ये भूमध्य रेखा और ये पृथ्वी का केंद्र और ये अपने देशांतरक है। क्या होगी? देशांतरक है। तो दोस्तों ये देशांतर रेखाएं हैं और ये जो रेखा है ये क्या है?
0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो कुल देशांतरों की जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों? तो पूर्व में 180 देशांतर और पश्चिम में भी क्या है? 180 देशांतर। तो 180 प्लस 180, तो कुल देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 360। यानी 180 प्लस 180 बराबर 360। तो कुल देशांतर रेखाओं की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी हो जाएगी? 360। तो आगे बात करें दोस्तों, तो दो देशांतरों के मध्य की जो दूरी है वो कितनी दोस्तों? दो देशांतर के जो मध्य की दूरी है वो कितनी है दोस्तों? 111.32 किलोमीटर। दो देशांतर के मध्य की दूरी बराबर 111.32 किलोमीटर। कितनी है? दो देशांतर के मध्य की जो दूरी है 111.32 किलोमीटर। तो आगे दोस्तों बात करें, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है यह है क्या है? इंग्लैंड के शहर ग्रीनिच से होकर गुजरती है और इस रेखा द्वारा क्या संपूर्ण विश्व का जो समय का निर्धारण किया जाता है। तो इस रेखा द्वारा क्या है? संपूर्ण विश्व में समय का निर्धारण किया जाता है। इसलिए इस 0 डिग्री देशांतर रेखाओं को क्या है? प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। इसलिए इस 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या है? प्रधान यामोत्तर कहा जाता है या प्रधान समय रेखा कह सकते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या है? प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रधान समय रेखा कहा जाता है। और इस रेखा के संपूर्ण विश्व में समय ज्ञात करने के लिए मानक बनाया गया है। इसलिए इसे GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम, इसे क्या है? GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। तो देशांतर द्वारा जो संपूर्ण विश्व में समय का निर्धारण किया जाता है वो कैसे किया जाता है दोस्तों? मैं आपको बता देता हूं। यानी पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष का एक घूर्णन या चक्कर पूरा करती है और यह वृत्त के समान 360 डिग्री कोण बनाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं देशांतर द्वारा समय का निर्धारण कैसे करते हैं। तो जल्दी से दोस्तों पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौबीस घंटे में पृथ्वी बराबर 360 डिग्री कोण बनाती है। क्या है? 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री कोण बनाती है। तो 1 घंटा बराबर 360 बटे 24 क्या हो जाएगा? 1 घंटा बराबर 360 बटे 24 यानी 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। क्या हो जाएगा? 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 बराबर 15 डिग्री। क्या हो जाएगा? 60 बराबर 15 डिग्री। तो आगे दोस्तों 1 डिग्री बराबर 60 बटे 15 यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 मिनट। तो मैंने आपको बताया है कि 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री कोण बनाती है। तो 1 घंटा बराबर 360 बटे 24 यानी 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। तो 1 घंटे में
60 मिनट होते हैं, 60 बराबर 15 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर 60/15 यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो दो देशांतर के मध्य जो समय का अंतराल होगा वो कितना होगा, 4 मिनट। यानी ये जो दो देशांतर है इनके मध्य जो समय का अंतर होगा वो कितना होगा दोस्तों, 4 मिनट। तो मैं लिख देता हूं, दो देशांतर के मध्य अंतर बराबर 4 मिनट, कितना होगा, 4 मिनट। ये दोस्तों ध्यान रखना, ये मिनट ही होता है, ये छोटा सा मिनट है ये। तो दो देशांतर के मध्य जो समय का अंतर होता है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितना होता है वो, 4 मिनट। कितना होता है, 4 मिनट। तो आगे दोस्तों ये जो ग्रीन जो रेखा है इससे पश्चिमी जो देशांतर है उन्हें पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पश्चिमी देशांतर। और ये जो ग्रीन रेखा है इससे जो पूर्व में देशांतर है उन्हें पूर्वी देशांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्वी देशांतर कहा जाता है। तो दोस्तों जैसे जैसे अपने पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो समय क्या है, घटता जाएगा, और ग्रीन रेखा से जैसे जैसे अपने पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो समय क्या है, बढ़ता जाएगा। तो पश्चिम की साइड क्या है, समय घटता जाएगा, और पूर्व की साइड जाएंगे तो समय बढ़ता जाएगा। जैसे ये देशांतर है तो दो देशांतर है, इधर जाएंगे तो 4 मिनट घट जाएगा, फिर इधर जाएंगे घट जाएगा, फिर इधर तो 4 मिनट घटता जाएगा। और इधर बढ़ेंगे, जैसे ये देशांतर है तो पूर्व में जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ जाएंगे, इधर भी 4 मिनट आगे जाएंगे तो बढ़ जाएंगे, ऐसे ऐसे 4 मिनट बढ़ता जाएगा। तो मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय क्या है, घटता जाएगा, और पूर्व की ओर जाएंगे तो समय क्या है, बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि समय में यूज होने वाले एएम पीएम का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। ये पश्चिम है और ये क्या है, पूर्व। तो पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यह जो ग्रीनविच या मेरिडियन रेखा है और इस पर यह सूर्य दोपहर 12 बजे ग्रीनविच या मेरिडियन रेखा के लंबवत है। क्या है, ग्रीनविच या मेरिडियन रेखा के लंबवत है। तो दोस्तों जो ग्रीनविच रेखा है इसके जो पीछे का समय होगा उसे अपने एएम बोलेंगे, और ग्रीनविच या मेरिडियन रेखा के आगे का जो समय है उन्हें अपने क्या बोलेंगे दोस्तों, पीएम बोलेंगे। तो मैं लिख देता हूं इधर, एएम पीएम। तो एएम की फुल फॉर्म क्या होती है, एंटी मेरिडियम, मेरिडियम, और पीएम का मतलब पोस्ट मेरिडियम। तो ग्रीनविच रेखा या मेरिडियम से पीछे जो समय होगा उसे अपने एएम बोलेंगे, और ग्रीनविच रेखा या मेरिडियम रेखा से आगे का जो समय है उसे अपने क्या बोलेंगे, पीएम बोलेंगे। तो आगे दोस्तों बात करें इसके बाद, तो आगे अपने अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को समझने के लिए अपने ग्लोब बनाते हैं। और ये होगी अपनी देशांतर रेखा। क्या होगी, देशांतर रेखा। तो ये जो है रेखा दोस्तों इसे 0 डिग्री
देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा या दोस्तों से मेरिडियम रेखा या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। तो इस रेखा को क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा या इसे ग्रीनविच रेखा या इसे मेरिडियम रेखा या इसे अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया ये जो रेखा इसे क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा या मेरिडियम या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। और इस रेखा के जो विपरीत सामने ये जो रेखा है इसे 180 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर। तो दोस्तों ये जो 180 डिग्री देशांतर है ये क्या है? मानक तिथि रेखा। क्या है? मानक तिथि रेखा। और इसीलिए इस रेखा को क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल डेट लाइन यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूं कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों कहा जाता है या कैसे कहा जाता है। ये अपने 0 डिग्री देशांतर रेखा और ये अपने 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री देशांतर, इनके बीच में देशांतर है वो कितने हैं? 179। कितने हैं? 179। और इधर भी क्या है? 0 से 180 बीच में कितने हैं? 179। तो 179 और 179 कितने होंगे दोस्तों? 358 प्लस 180 और 0 डिग्री देशांतर, तो कुल कितने हो गए? 360। तो कुल कितने हो गए? 360 देशांतर। तो दोस्तों पृथ्वी अपना एक घूर्णन, इधर से पृथ्वी घूर्णन करती है यहां तक और इधर से यहां तक। तो पृथ्वी जो एक घूर्णन अपना पूरा करती है वो 24 घंटे में करती है, यानी एक दिन। कितने घंटे में करती है? 24 घंटे में, यानी एक दिन में क्या है? पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करती है। तो दोस्तों तो यहां से, तो यहां 0 डिग्री से 180 डिग्री देशांतर को जाएंगे दोस्तों। तो अपने जैसे मान लो 24 तारीख हुई है यहाँ, और इस 180 डिग्री देशांतर से आगे जब जाएंगे तो ये जो तारीख हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 25 तारीख। तो इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों अपने? तो इसे क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। तो आगे दोस्तों अपने भारत के अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों भारत के अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार के बारे में बात करते हैं। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, तो ये भारत का क्या है? उत्तरी भाग है। क्या है? उत्तरी भाग। और ये भारत का दक्षिणी भाग है। क्या है? दक्षिणी भाग। और इधर पश्चिमी भाग और इधर पूर्वी भाग।
तो भारत देश है वो क्या है, इनके बीच स्थित है, इनके मध्य स्थित है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर जो विस्तार है उसके बारे में चर्चा करते हैं। उत्तर में कितना विस्तार है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर जो विस्तार है वो कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। आगे बात करें दोस्तों देशांतर की, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो भारत का दोस्तों पश्चिम से पूर्व की जो विस्तार है, देशांतरी विस्तार है वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और नीचे दक्षिण है, तो ये भी क्या है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कैसे है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये अपने क्या है 0 डिग्री अक्षांश, क्या है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और इससे दोनों ही क्या है ऊपर है, इसलिए क्या होगा दोस्तों ये उत्तरी अक्षांश होगा। और इसी प्रकार इधर क्या है 0 डिग्री देशांतर रेखा, क्या है 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा है, और इससे दोनों ही क्या है पूर्व साइड है, इसलिए क्या होगा पूर्वी देशांतर। तो किसी देश की मानक समय रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है उसको अपने देखते हैं। तो आगे अपने भारत के मानक समय के बारे में बात करते हैं। तो किसी देश का मानक समय रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है तो उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, यानी जिन दो देशांतरों के मध्य देश का विस्तार है उन दोनों देशांतरों के मध्य देशांतर को मानक समय रेखा माना जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, किसी देश की मानक समय रेखा का निर्धारण कैसे होता है। किसी देश की मानक समय रेखा का निर्धारण, तो मैंने आपको दोस्तों बताया था कि जिन दो देशांतरों के मध्य देश का विस्तार है, क्या है देश का विस्तार है, उन दोनों देशांतरों के मध्य देशांतर, क्या है मध्य देशांतर को क्या है दोस्तों मानक समय रेखा माना है, क्या है मानक समय रेखा माना जाएगा। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि किसी देश की मानक समय रेखा का निर्धारण कैसे होता है। तो जिन दो देशांतरों के मध्य देश का विस्तार है उन दोनों देशांतरों के मध्य देशांतर को क्या है मानक समय रेखा माना जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मानक समय रेखा है वो कैसे निकाला जाता है।
तो दोस्तों मैंने आपको बताया जिन दो देशांतरों के मध्य, यानी जिन दो देशांतरों के मध्य देश का विस्तार है, यानी देश का विस्तार है, उन दोनों देशांतरों का माध्य देशांतरों के मानक समय रेखा माना जाएगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इन दोनों के अपने जोड़ देते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट प्लस 97 डिग्री 25 मिनट बटे में 2 का भाग देंगे। तो मैंने आपको बताया है कि माध्य देशांतर यानी दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो वो क्या होगा, माध्य देशांतर। तो इन दोनों को जोड़ने पर दोस्तों अपने क्या आएगा, 82.5 देशांतर। क्या आएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, जो कि दोस्तों भारत का क्या है, मानक समय रेखा है। क्या है, भारत का मानक समय रेखा होगा। तो क्या आ गया दोस्तों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि भारत का मानक समय रेखा देगा। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये पहले इलाहाबाद के नैनीताल से गुजरता था और वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से गुजरती है। क्या है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से गुजरता है। तो भारत का जो मानक समय रेखा है वो कितना है दोस्तों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और पहले ये कहां से गुजरती थी ये रेखा, इलाहाबाद के नैनीताल से, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। तो आगे बात करें दोस्तों, तो 82.5 डिग्री और 0 डिग्री देशांतर के मध्य कितने देशांतर होंगे, ये अपना क्या है, 0 डिग्री देशांतर। तो दोस्तों 82.5 में से क्या है, 0 माइनस कर देंगे। क्या है, 82.5 में से 0 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 82.5। कितना आ जाएगा, 82.5। और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने पर क्या है, 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने पर क्या है, 4 मिनट का अंतर होता है। कितना, 4 मिनट का। तो 82.5 को अपने 4 से गुणा कर देंगे तो 82.5 इंटू में 4 तो कितना आएगा दोस्तों, 330 मिनट। कितना आ जाएगा, 330 मिनट। और इसी 330 मिनट को क्या अपने 60 से भाग दे देंगे तो 330 भाग में 60, तो दोस्तों 5.5 घंटे आ जाएंगे। कितने, 5.5 घंटे। तो मैंने आपको बताया था कि देशांतर से पश्चिम में जाने पर समय में कमी होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड या ग्रीनविच रेखा का मानक समय भारत के मानक समय से 5.5 घंटे पीछे है। या आप ये भी कह सकते हैं कि इंग्लैंड के या ग्रीनविच रेखा से भारत का समय है वो क्या है, 5.5 घंटे आगे है। तो आगे दोस्तों बात करें अपने कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो
कर्क रेखा यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से है उनके बारे में चर्चा करते हैं। एक नंबर सबसे पहले मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। 2 नंबर बात करें दोस्तों त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। 3 नंबर बात करें पश्चिम बंगाल। 3 नंबर कौन सा दोस्तों? पश्चिम बंगाल। और 4 नंबर पे राजस्थान। 5 नंबर पे गुजरात। 6 नंबर पे मध्य प्रदेश। और 7 नंबर पे छत्तीसगढ़। और 8 नंबर पे झारखंड। मैंने आपको बताया है कि कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो आगे दोस्तों बात करें 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने? 5 राज्यों से। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर या मानक समय रेखा या मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले यूपी। 2 नंबर पे एमपी। 3 नंबर पे उड़ीसा। और 4 नंबर पे छत्तीसगढ़। और 5 नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो मैंने आपको बताया है कि 82.5 डिग्री पूरी देशांतर या मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूं। ये ग्लोब और ये पृथ्वी का केंद्र है। और ये अपने मैं आपको बताया था ये अक्षांश के ऊपर एक महत्वपूर्ण अक्षांश है जिसे अपने कर्क रेखा कहा जाता है। क्या? कर्क रेखा। और इसे नीचे ये अपने होगी मकर रेखा। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो दिन होता है वो कब होता है? 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। और जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा वो कब होगा? 22 दिसंबर को। कब होगा? 22 दिसंबर को। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है उत्तरी गोलार्ध में तो सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। और जब सूर्य मकर रेखा पर होता है दक्षिणी गोलार्ध में तो सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है और सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। तो अब अपने दोस्तों अंत में अक्षांश में देशांतर का रिकॉल करते हैं।
तो एक कॉलम में मैंने अक्षांश लिखा है और एक कॉलम में मैंने देशांतर लिखा है। तो अक्षांश क्या है? काल्पनिक रेखा है और देशांतर भी क्या है? काल्पनिक रेखा है। तो इसका अर्थ है कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर इसकी परिकल्पना की है, न कि वास्तव में इनका कोई पृथ्वी पर अस्तित्व है। तो वास्तव में क्या ये नहीं है, वैज्ञानिकों द्वारा क्या ये परिकल्पना की गई है, इसलिए इसे क्या है अपने कहेंगे काल्पनिक रेखा है। अक्षांश ये एक क्षैतिज रेखा है और ये अपने ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो क्षैतिज का मतलब दोस्तों यानी क्या है, ये क्षैतिज रेखा है, आड़ी रेखा है, और देशांतर क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा है यानी खड़ी रेखा है। तो इसका जो आकार है वो वर्ताकार है और इसका आकार है वो क्या है? अर्धवृत्ताकार है। इसका आकार क्या है दोस्तों? वर्ताकार है और इसका जो आकार है देशांतर का वो क्या दोस्तों? अर्धवृत्ताकार है। तो इसका जो उपयोग है ताप, दाब, कटिबंध व स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है और देशांतर का स्थिति, समय व तिथि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अक्षांश व देशांतर का प्रयोग स्थिति ज्ञात करने के लिए कैसे किया जाता है। तो माना कि ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। क्या है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये अपने 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। क्या है? पश्चिमी देशांतर है। तो जहां दोस्तों अक्षांश व देशांतर का जिस बिंदु पर मिलन होगा, क्या है? जहां अक्षांश व देशांतर का जिस बिंदु पर मिलन होगा उसके आधार पर क्या है? स्थिति का पता लगाया जाता है। जैसे ये क्या है? 10 डिग्री नॉर्थ और ये क्या है? 20 डिग्री वेस्ट। मैंने आपको बताया जहां अक्षांश व देशांतर का जिस बिंदु पर मिलन होगा उसके आधार पर क्या है? स्थिति का पता लगाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। Thanks for watching this video.